कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा भूखे लोगों को लोन नहीं पैसे चाहिए, सरकार को मां की तरह करना होगा व्यवहार। पंजाब के अमृतसर से यूपी के बस्ती के लिए रवाना हुई स्पेशल श्रमिक ट्रेन, 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना हुई ट्रेन, यात्रा से पहले हुई स्क्रीनिंग। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 438 नए मामले, 6 की मौत। राजधानी में अब संक्रमितों की संख्या 9,333 के पार, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। सीबीएसई बोर्ड की बची परीक्षाओं की घोषणा आज, 10वीं 12वीं की डेट शीट आज होगी जारी, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने दी जानकारी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बड़ी खबर, कोरोना का कहर जारी है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1079 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है और 36 लोगों की जान भी जा चुकी है इस बीमारी से। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में कोरोना का कहर जारी है और जहां तक कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में अब तक 1079 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है और 36 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। राज्य में अब तक 1079 संक्रमितों की संख्या है कर्नाटक में। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और कर्नाटक में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1079 कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है और 23 लोगों की जान भी जा चुकी है इस कोरोना वायरस से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य में अब तक 1079 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और कर्नाटक में 23 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1079 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है और 36 लोगों की जान भी जा चुकी है इस कोरोना वायरस से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कर्नाटक से। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है कि अब तक राज्य में 1079 कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। कर्नाटक में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1079 माफ कीजिएगा कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है और 36 लोगों की जान भी जा चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना से संबंधित कर्नाटक में अब तक 1079 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है और आज की जहां तक बात करें कि कर्नाटक में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। 36 लोगों की यहां पर मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस से। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस से संबंधित कर्नाटक में अब तक 1079 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। कर्नाटक में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं और इस प्रकार राज्य में अब तक 1079 कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है और 36 लोगों की जान भी जा चुकी है। यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य विभाग ने दी है। तो यह बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देश भर में कोरोना का कहर जारी है। कर्नाटक में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 1079 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। 36 लोगों की इस कोरोना वायरस से जान भी जा चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कर्नाटक से। कर्नाटक में अब तक 1079 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। कर्नाटक में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं
और इस प्रकार राज्य में अब तक 1079 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है और जबकि 36 लोगों की इस कोरोना वायरस से मौत भी हो चुकी है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशिपाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शशिपाल जी, कर्नाटक में लगातार ये कहें कि आज कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। जी क्या है ताज़ा अपडेट? जी, जैसे कि आपने सुना कि 23 नए मामले सामने आए हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा मामले बेंगलुरु सिटी से आए हैं। जैसे कि कुछ एरिया सील डाउन किया गया है, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन के खुलते ही पार्ट 3 का जो जो ओपन किया गया था लॉकडाउन को, तो इस तरीके से जहाँ-जहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रमिक आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी वजह से भी ये कोरोना के थोड़े बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे मामला दर्ज हो रहे हैं बेंगलुरु सिटी में और बीदर, क्या जो श्रमिक कलबुर्गी। बाहर आ रहे हैं उन पर सरकार का पूरी तरह से शिकंजा नहीं है? उनकी देख रेख, सोशल डिस्टेंसिंग, क्या इसमें भी गड़बड़ियां पाई गई हैं? जी, जैसे कि यहाँ सरकार की विफलता तो आप देख ही सकते हैं कि नए मामले सामने आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं कि इनको रोक भी नहीं पा रही है सरकार। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रमिक जो वापस आ रहे हैं, इनकी वजह से भी कुछ फैलाव हो रहा है करके सुनाई दे रहा है सर जी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि कर्नाटक में भी आज 23 नए मामले सामने आ चुके हैं और इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता शशिपाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन ने कोरोना वायरस के प्रसार को तो रोका, लेकिन इसके साथ ही कई सारी आर्थिक समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। ऐसे में सरकार के सामने लोगों को कोरोना महामारी और उनके आर्थिक नुकसान दोनों से निपटने की चुनौती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मदद को किसानों, व्यापारियों और प्रवासी मजदूरों के लिए नाकाफी बताया है। कुछ दिन पहले सरकार ने स्टेप्स लिए और मैं इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। देखिए, पूरा देश कठिनाई में है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। जब बच्चों को चोट लगती है तो मां जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है। मां जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। और जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, और मैं राजनीतिक तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के साइड से बोल रहा हूं, जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रेस वार्ता के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की इसी सोच ने देश को बर्बाद किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने देश की आज़ादी के 70 में से 50 साल देश पर राज किया, लेकिन फिर भी मजदूरों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं आया। इसकी इसी सोच ने देश को बर्बाद कर दिया। 70 में से 50 साल तक इस देश पर कांग्रेस या किसी कांग्रेसी ने राज किया है। और फिर क्यों इन मजदूरों की हालत इस प्रकार की है? क्यों आज तक उनकी हालत नहीं सुधरी है? प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाने की बात की है। एक आदमी को भूख लगी है, उसकी मदद करने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि उसको 2-4 दिन की रोटी दे दो और 2-4 दिन के बाद उसको फिर भूख लगेगी। एक ये है कि उसको रोटी कमाने के काबिल बना दो ताकि जब उसको भूख लगे
वो आत्मसम्मान के साथ रोटी खा सके। कांग्रेस ने हमेशा पहला रास्ता अपनाया है और नरेंद्र मोदी जी दूसरे रास्ते पर काम कर रहे हैं। ये सोच का अंतर है। हरियाणा के फतेहाबाद में गोला बीड़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। बीड़ी गोदाम के बाहर बीड़ी खरीदने वाले लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को बमुश्किल तितर बितर करवाया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां बीड़ी ब्लैक में बेची जा रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुपए वाला पूरा 350 में दे रहे हैं। दुकानदार क्या करे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है जी। कहाँ से हो? हथिया चिंगी से आया हूँ जी। मैं 250 रुपए का पूरा जो 350 का बेच रहे हैं मंडी के अंदर। हम एक बंडल बेच के 20 रुपए कमाते हैं पूरे में से। वो एकदम से 100 रुपए पूरा कमा रहे हैं वो लोग। हम क्या कहाँ जाए? अब सुबह से 3 घंटे में लाइन लगे हैं। जब बारी आई हमारा ये हाल हो गया। कहाँ जाए हम? छोटा दुकानदार क्या करे? छोटा दुकानदार तो रो रहा है। एक तो टाइम ऐसा दे दिया प्रशासन ने, 10 बजे से 5 बजे का बहुत गलत टाइम है। सुबह 6 बजे दुकानदारी होती है हमारी, 6 से 10 बजे तक। उसके बाद शाम को हम कहते हैं 12 बजे से 5 बजे तक हमारी दुकानें बंद करवा दे प्रशासन। शाम को 5 बजे से 9 बजे तक दुकान खुलवा दे, 8 बजे तक खुलवा दे। हम मंजूरी है हमें। क्या नाम? पंजाब के खन्ना के दोराहा पुलिस थाने के गांव गीदड़ी में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला का कहना है कि उसके पति का 4 साल पहले देहांत होने के बाद से ही गांव की एक व्यक्ति उसे परेशान किया करता था। जब महिला ने उसकी बात नहीं मानी तो आरोपी ने महिला को उसके घर से खींचकर बाहर मारपीट करने लगा, जिसका वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की जा रही है। वहीं पीड़िता ने बताया कि पुलिस मामले पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जी जमेल ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ, ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਦੇ ਦਊਂਗਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 354, 509, 148 ਜਾਂ 188 ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5-7 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ। हरियाणा के पंचकूला के कालका में रहने वाले हजारों प्रवासी लोग रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने घर जा रहे हैं। बता दें कि कई बसें कालका से यूपी के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर घर वापस जाने वाले लोगों ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया और पंचकूला के कालका से पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने सरकार के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय से रहे लॉकडाउन के दौरान उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था की गई थी। वहीं सरकार के इस प्रयास से खुशी व्यक्त करते हुए लोगों ने बताया कि लंबे समय से वो कोरोना के चलते फंसे हुए थे और ना ही कोई काम धंधा रह गया था, और अब सरकार ने उन्हें घर पहुंचाने के लिए जो कदम उठाया है जिसकी वो सराहना करते हैं। नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम मृणाल यादव है। मैं पूर्वांचल सभा हरियाणा का संयोजक हूँ और साथ के साथ एक उद्योगपति भी हूँ। तो इस नाते मेरी जवाबदेही, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। लोगों के लिए उद्योग के नाते भी सोचना है और पूर्वांचल सभा के हरियाणा के संयोजक होने के नाते प्रवासी भाइयों के बारे में भी मेरी जवाबदेहियाँ बढ़ जाती हैं। मैम, जिस प्रकार से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, लोग फंसे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, तो अभी जो है राहत मिल रही है लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना जैसी महामारी में सभी प्रयास कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार और प्रशासन जिस तरह से लगी हुई है, लगातार 2 महीने हो गए, सबको भोजन भी दिया जा रहा है,
व्यवस्था हर तरह से की जा रही है। और उसके साथ साथ जो एक कदम यहाँ से जो बसें चलाने का, यहाँ के पहुँचाने के लिए, जबकि हमारे पूर्वांचल के जो भाई हैं वो ऐसे जाना नहीं चाहते, क्योंकि परमाणु और बद्दी साथ में लगता है, यहाँ काम करते हैं। तो ये सरकार से ये भी डिमांड करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कालका को आपने अधिक औद्योगिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया, कुछ व्यवसाय आ रहे हैं, लेकिन ये बद्दी ना काम करके, परमाणु काम ना करके अपने कालका में ही, हरियाणा में ही काम करना चाहते हैं, जिससे इनका पलायन भी रुके, और इसके लिए ये धन्यवाद भी करना चाहते हैं। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के नज़दीकी गांव चिब्बड़ोवाली में एक ट्रक बैंक करने के समय चालक की गलती से एक पीछे खाट पर बैठे दादी पोता ट्रक की चपेट में आ गए, जिसके साथ दादी के तो कुछ चोटें लगी और 1.5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक को काबू में लिया। वहीं इस मौके पर सब इंस्पेक्टर ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि गांव चिब्बड़ोवाली ट्रक के नीचे बच्चा आ गया जिसकी मौत हो गई। जब हमने आकर देखा तो ट्रक चालक को मौके से काबू कर लिया और परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर की मामला जी? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਪਿੰਡ ਚਿਬੜਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਮੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। पंजाब के लुधियाना में पुलिस कर्मचारियों की हेल्पिंग हैंड संस्था की तरफ से मानसा की सोनू कौर नामक लड़की की 10,000 रुपये देकर मदद की गई। दरअसल ये लड़की मानसा के निजी अस्पताल में कुछ हजार रुपए की नौकरी करती है और चेक नाकों और ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मचारियों को ठंडा पानी और चाय बिस्कुट मुहैया करवाती है। मदद करने पहुंचे अजैब सिंह ने बताया कि इस लड़की के पिता की मौत हो चुकी है और घर में माँ बेटी ही रहती हैं और खुद ज़रूरतमंद होने के बावजूद ये पुलिस मुलाजिमों को ठंडे पानी और चाय की सेवा निभा रही है। वहीं लुधियाना पुलिस की तरफ से 10,000 रुपये सम्मान के तौर पर मिलने पर सोनू कौर ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे वीरों ने मेरा सम्मान किया है। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀਆਂ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਆ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੀ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਦੀਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਗੁੱਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਇੱਕ 10 पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में सरकार की तरफ से पंजाब रोडवेज की 4 बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को फिरोजपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया जाएगा। यहां से अपने गांव में अपने परिवार के पास रेलगाड़ी के जरिए पहुंच पाएंगे। इस मौके पर इनको बस अड्डा प्रकार सेवा वालों की तरफ से खाना पीने का सामान दिया गया और बसों में बिठाकर रवाना किया गया। वहीं इस मौके पर जानकारी देते हुए मजदूर राजेश यादव ने बताया कि वे यूपी से आए हैं और यहां पिछले 2 महीनों से काम पर थे, लेकिन अब सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है जिससे हम अपने घर पहुंच जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। कहाँ जाना चाहते हैं? देवरिया जिला। क्या दिक्कत क्या आ रही है? सर इधर काम वाम नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, कब तक बैठे थे हम लोग। अभी आप बस स्टैंड पे पहुंचे हो, प्रशासन के जो अधिकारी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं आपको? वो बोल रहे हैं गुंडे तक चले जाओ, गुंडे के बाद तुम अपना उधर से निकल जाना।
आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया? हाँ सर। यूपी के रामपुर में भी कोरोना वायरस ने पैर पसार दिया है। दरअसल जिले में कोरोना जांच रिपोर्ट के 14 लोग पॉजिटिव मिले, जिनमें से 7 केस रिपीट है। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये सभी लोग अहमदाबाद से अपने अपने गांव लौटे थे। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38 हो गई है, जिससे पूरे जिले भर में हड़कंप मच गया है। वहीं जिला अधिकारी अंजनेय कुमार सिंह ने जिले भर में जाँच सख्ती से बिठा दी है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और घरों में रहने की अपील भी की है। वर्तमान में 10 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव रोगियों के साथ अभी भी रामपुर रेड जोन में है। इसके बावजूद हम लोग धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ कर रहे हैं। सारे औद्योगिक प्रतिष्ठान चाहे छोटे या बड़े उनको खोलने की मंजूरी दे दी है कुछ शर्तों के साथ। और शुरुआत से ही हमने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को तो खोला ही है, बाकी अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को भी हमने धीरे धीरे अनुमति देनी शुरू कर दी थी और अभी कई सारी दुकानें ऐसी खुल रही हैं, लेकिन अभी भी सबको होम डिलीवरी के लिए। हरियाणा के सिरसा में यातायात थाना पुलिस ने शहर थाना पुलिस ने रोड़ी बाजार सहित विभिन्न बाजारों में नाकेबंदी कर दी और पुलिसकर्मियों को बाजारों से निकालने वाली हर गली के समक्ष तैनात कर दिया गया। दरअसल पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि दुकानें बंद होने के बावजूद भी लोग बेवजह गलियों से होकर बाजारों में घूमने निकलते हैं, तो वहीं शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मियों ने बाजारों में आने वाली हर गली पर नाकेबंदी कर दी। वहीं यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दुकानें खुलने का समय खत्म होने के बाद नाकेबंदी की गई है और नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करे जो अननेसेसरी घूम रहे। 4:30 के बाद है, इन दुकानदारों का और सभी का टाइम ख़त्म हो गया, तो मन चले जो 20-25 साली उम्र के हैं वो गलियों में चौकों में बाज़ार खुला हो जाता है, फिर वो घूमने लगते हैं, तो उनको हमें अननेसेसरी ना घूमने देंगे और वो मिलने पर हम चालान करेंगे। और जो भी पब्लिक आ जा रही है जो सामान ले रहे हैं उनको अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई लॉकडाउन है, इसकी उल्लंघना ना करें, इसकी पालना करें। ठीक है। कुछ लोग इवनिंग वॉक पर भी निकलते हैं, उस पर भी कार्रवाई करें। उनको हम तो समझा रहे हैं वो भाई इवनिंग वॉक का टाइम नहीं है, ये कोरोना से बचने का टाइम है। आप अपने घर में ही या अपने आंगन में या अपनी छत में वहाँ अपने घूम सकते हैं, अपना मास्क लगाएं और अच्छी तरह से पालना करें। हरियाणा के सिरसा में प्रवासी मजदूरों का दूसरा जत्था सिरसा जिला प्रशासन ने यूपी रवाना किया। करीब 1000 मजदूर 25 बसों में के माध्यम से यूपी के बुलंदशहर और बागपत भेजे गए। सिकंदरपुर पर राधा स्वामी सत्संग घर के सभी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया और बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। वहीं डीएसपी राजेश कुमार चेची ने बताया कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की, जबकि खाने पीने का प्रबंध राधा स्वामी सत्संग घर ने किया गया। करीब 1000 मजदूरों को भेजा गया है, बसों में पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उन्हें अपने परिवार के पास लौटना है। काफ़ी लोग पैदल अन्य स्थानों से गए हैं, लेकिन सिरसा में उन्हें प्रशासन ने सुविधा उपलब्ध करवाई। सर हमें जौनपुर जाना है। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ डबवाली मंडी में रहता हूँ जी। क्या कुछ करते हैं? सर हम नेहरू स्कूल में है, सिक्योरिटी का काम करते थे। अच्छा जी सर। तो वापस क्यों जाना चाहते हैं? वापस सर ये बीमारी की वजह से जा रहे हैं घर पे, फिर बेटी और बेटा का दोनों का शादी है जी। खाने पीने का भी व्यवस्था किए थे, शाम को भी खाना दिए थे, 3 टाइम भी खाना दिए थे। यहाँ पे किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं है जी। आज लगभग वही 950 के आसपास संख्या रहने की संभावना है, क्योंकि वही 25 बसें आज भी अलॉट हुई हैं हमारे पास। सिर्फ डेस्टिनेशन 2 जगह हैं, पिछली बार सिर्फ बुलंदशहर गई थी, आज बुलंदशहर भी है और बागपत भी है, 2 जगह जाएंगी। तो अभी वो प्रक्रिया चल रही है, अभी लोड कर देंगे जी इनको, क्योंकि एग्जैक्ट संख्या इसलिए बताना संभव नहीं है कि अभी भी बच्चे आ रहे हैं। पन्नीवाला मोटा से 5 स्टूडेंट इंजीनियरिंग के ये अभी आए हैं, तो इस तरह से जो आ रहा है उनको सबको एडजस्ट किया जाएगा कि रहना। यूपी के प्रयागराज में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पडिया में सीआरपीएफ जवान ने पत्नी और 2 बच्चों को गोली मारने के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
इस दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी होने पर सीआरपीएफ के अधिकारी और जिले के आला पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए। वहीं थरवई एसओ भुवनेश्वर चौबे ने बताया कि मृतक सिरसा का रहने वाला विनोद यादव सीआरपीएफ में गाड़ी चलाता था। वो कैंप में बने सरकारी क्वार्टर में परिवार के साथ रहता था। नहीं है, विनोद यादव आरक्षी चालक हैं सीआरपीएफ के यहाँ के, और उनके द्वारा अंदर से दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने पूरे परिवार को मार दिया गया है और स्वयं भी आत्महत्या कर ली गई है। कई गोलियों के खोखे वहाँ, कई इंजरीज दिखाई दे रही हैं, फायर इंजरीज जैसी लग रही हैं। पोस्टमार्टम के बाद सारी चोटों के आने के बाद और पूरी जांच के बाद घटना के बारे में विशेष जानकारी दे पाएंगे। लग रहा है और वो मौके से मिला है और एक फायर आर्म इंजरी खुद विनोद यादव आरक्षी चालक को भी है और उसके बाद उसने अपने आप को फांसी लगा ली है और बेटी को और अपनी पत्नी को गोली मारी। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जांच किया जा रहा है, मौके पे सारे फॉरेंसिक एविडेंस लिए जा रहे हैं, बाकी आसपास के लोगों से जांच की जा रही है, इंटरनल इंक्वायरीज वगैरह के बारे में जानकारी ली जा रही है, व्यवहार के बारे में जानकारी ली जा रही है, उनके परिजनों से वार्ता की जा रही है ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट होकर हमारे सामने आए। यूपी के पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली इलाके में सीएससी के पास मौजूद ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण ट्रांसफार्मर पूरा जलकर राख हो गया। वहीं सीएससी में भी आग के कारण भगदड़ मच गई। भयंकर आग को देखकर स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी, लेकिन मौके पर दमकल विभाग नहीं पहुंचा, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर में सेना को कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के बड़गाम में आतंकी अड्डे का भंडाफोड़ करते हुए लश्कर-ए तैयबा के आतंकी जहूर वानी को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने जहूर के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने पूछताछ के बाद 4 और आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग लश्कर के आतंकियों को शरण देने के अलावा उन्हें रसद सामग्री उपलब्ध कराते थे। पुलिस के मुताबिक ये ग्रुप पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में सक्रिय था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया हादसे की समीक्षा करते हुए आदेश दिए हैं कि बॉर्डर के दोनों थानाध्यक्ष को तत्काल निलंबित किया जाए। क्षेत्राधिकारियों को कठोर चेतावनी दी गई है। योगी ने एसएसपी, एडिशनल एसपी मथुरा और एसएसपी आगरा के साथ साथ एडिशनल एसपी सभी को तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की है। साथ ही साथ एडीजी आगरा जोन, आईजी आगरा जोन इस मामले में स्पष्टीकरण तलब किया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लॉकडाउन के मोड़ पर राहों में मिट्टी को पहनता हूँ। बहुत परेशान हो गए, पैदल चल चल के सारे पैर सूज गए हैं। धूप से नहाता हूँ, पर